नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन सर्वोदय में। दोस्तों, हम सीटेट की पेडागोजी क्लासेस कर रहे हैं, जिसमें हिंदी पेडागोजी क्लासें और इंग्लिश पेडागोजी की क्लासें सारी कंप्लीट हो चुकी हैं और आज हम मैथ पेडागोजी की क्लास करेंगे और ये हमारी प्रथम क्लास होगी, जिसमें हम मैथ के तरीके बताएंगे कि किन किन चीज़ों को बच्चों पे अप्लाई करनी होती है, कैसे बच्चों पे अप्लाई करनी होती है, कौन कौन से मेथड्स होते हैं या ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, मैथ के पढ़ाने के तरीके क्या होते हैं और उद्देश्य क्या होते हैं। तो बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ और देखते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पे देख रहे हैं लिखा है ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स, मतलब गणित पढ़ाने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। गणित पढ़ाने के तरीके, उद्देश्य क्या है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स है, मतलब गणित पढ़ाने के क्या उद्देश्य होने चाहिए, क्या उद्देश्य होते हैं गणित पढ़ाने के। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले देख लेते हैं बच्चे की चिंतन प्रक्रिया को गणितीय बनाया जाए। क्या होता है जब गणित हम किसी बच्चे को पढ़ाते हैं तो उसमें क्या होता है कि बच्चे की चिंतन शक्ति, जो स्मृति है, जो सोचने की शक्ति है, उसको गणितीय बनाना चाहिए। जैसे कि वो किसी चीज़ को सोचता है, उसको गणित की भाषा में ही सोचने की शक्ति उसमें विकसित करनी चाहिए, बतानी चाहिए कि इस तरीके से सोचना चाहिए, या उसको उसका माहौल इस तरीके से क्रिएट करना चाहिए ताकि उसकी चिंतन शक्ति है, जो उसकी जो बौद्धिक शक्ति है, क्षमता है, वो गणितीय बन सके, सोचने की क्षमता है जो गणितीय बन सके। ठीक है दोस्तों, अब क्या होता है बच्चों की सोच को गणितीय बनाया जाए ताकि बच्चा अपने जीवन में गणित का प्रयोग कर सके। ये हम गणित, जैसे कि बच्चे की गणितीय जो सोच है उसको गणितीय क्यों बनाया जाना चाहिए, क्योंकि वह दैनिक जीवन में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कम से कम गणित को समझ सके, प्रयोग कर सके। जैसे किसी छोटे बच्चे को गणित हम क्यों सिखाते हैं, इसलिए सिखाते हैं ताकि वो कल दुकान पे जाए या कहीं पे कुछ करे अपना, तो उसमें गणित की प्रक्रिया संक्रियाएं सारी कर सके। ठीक है, और उसके ऐसे ही लैंग्वेज में क्या है दोस्तों, पॉइंट नंबर 2 है बच्चे की सोच को गणितीय बनाया जाए ताकि बच्चा अपने जीवन में गणित का प्रयोग कर सके, क्योंकि उसके जीवन में गणित का ही बहुत महत्वपूर्ण होता है। सारे सब्जेक्टों का महत्वपूर्ण होता है, लेकिन गणित का भी महत्वपूर्ण रोल होता है दैनिक जीवन में, बच्चे के, हम लोगों के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योग होता है। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। गणित की कक्षा को बच्चे के वास्तविक जीवन से जोड़ा जाए। जैसे गणित की कक्षा है, अभी स्कूल में किसी टीचर के द्वारा पढ़ाया गया, तो ऐसा पढ़ाया जाना चाहिए कि जो जैसा कि वो स्कूल में पढ़े वो वहाँ पे अपने घर आके उसका प्रयोग भी कर सके, उसको वास्तविक जीवन से जोड़ देना चाहिए, इस तरीके से पढ़ाना चाहिए। बॉल है, गेंद है, बॉल है वगैरह, बॉल है या कुछ वस्तुएं हैं, उनको दिखा दिखा के, बता बता के पढ़ानी चाहिए टीचर को, ताकि बच्चे अच्छे से समझ सके और उन्हीं चीज़ों का प्रयोग अपने दैनिक जीवन में कर सके। ठीक, और जैसे कि अब बच्चे को हम एक और एक, जैसे एडिशन मतलब जोड़ का अगर नियम बता रहे हैं, तो बच्चे को दो वस्तुएं सेम प्रकार की हों या अलग प्रकार की हों, तो अलग अलग दो वस्तुओं को रख रख के बता सकते हैं कि जैसे यहाँ पे एक वस्तु हो गई, सॉरी यहाँ पे एक वस्तु हो गई, और इसमें अगर एक वस्तु और मिला देते हैं तो यहाँ पे टोटल दो वस्तुएं हो जाती हैं। तो इस तरीके से बच्चे को सिखा देना चाहिए ताकि उसकी जो सोचने की शक्ति है वो गणितीय हो सके। ऐसे ही अगर वो कभी दुकान पे जा रहा है या कहीं जा रहा है, तो कम से कम वो एक और एक दो दोनों चीज़ों को मिलाकर दो तो बता सकेगा कि इतनी चीज़ें हैं। 10 रुपये का नोट बच्चे को देंगे तो उसमें से ये तो कम से कम वो जान सकेगा कि अगर 10 का नोट है, उसमें से 8 रुपये का सामान लिए हैं तो 2 रुपये हमारे बचने हैं। इस तरीके से मतलब उसकी सोच को गणितीय बनाना है। और जो स्कूल में पढ़ाई जाने वाली शिक्षा है उसको बच्चे के दैनिक जीवन यानी बाहरी जीवन से उसको जोड़ देना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ऐसे नियम और रूल बता दिए गए जो बच्चे की लाइफ में प्रयोग ही नहीं होते। इस तरीके से नहीं पढ़ाना होता बच्चों को, बच्चों पे बर्डन नहीं लादना होता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। डेविड मिलर एक साइंटिस्ट हुए हैं गणित में। डेविड मिलर क्या कहते हैं कि डेविड मिलर कहते हैं कि गणित आना महत्वपूर्ण नहीं है, बच्चे की सोच को या अपनी सोच को गणितीय बनाना महत्वपूर्ण है। जैसे क्या होता है गणित में, गणित आना उसे भी तो कहते हैं कि किसी किताब से रूल सीख लिए, किसी टीचर से रूल सीख लिए। ठीक है, तो इसका आना, रूल सीखना ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि हमारी सोच गणितीय हो सके। जब हमारी सोच ही गणितीय हो जाएगी तो हम संक्रियाएं भी गणित की कर सकेंगे और दैनिक जीवन में जो प्रयोग की जाने वाली संक्रियाएं होती हैं गणित की, उनको भी हम आसानी से कर सकेंगे, क्योंकि हमारी सोच गणितीय हो चुकी होगी। तो डेविड मिलर भी यही कहते हैं कि गणित का आना महत्वपूर्ण नहीं है। ये नहीं है कि बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस आप हल कर लेते हैं तो आप गणित आ रही है तो वो ठीक है, वो नहीं ठीक है। ठीक ये है कि आप दैनिक जीवन में गणित का प्रयोग कहाँ तक कर पा रहे हैं। जैसे कि आप पढ़ तो बहुत लिए, MSc BSc सब कर लिया, मैथ से गणित से कर लिया, गणित आपको आती है, लगानी आती है, पर अगर आपसे कभी कह दिया गया, गाँव पे गए कह दिया गया कि किसी खेत का बीघा बिस्वा में निकालो, तो आप वहाँ पे मुँह बनाए खड़े हैं, तो इसका ये नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप गणित पढ़ लिए बस वहीं तक है। कम से कम गणित ऐसी होनी चाहिए, आपको ऐसी आनी चाहिए ताकि वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में और हमारे आसपास के जो वातावरण में जो भी प्रेजेंट में चल रही होती हैं
उन चीज़ों में हम अच्छे से कुशल हो सकें, ठीक है, अपने सोच को गढ़ती बना सकें इस तरीके से। फिर अगला साइंटिस्ट हैं जॉर्ज पोलियो। जॉर्ज पोलियो क्या कहते हैं? जॉर्ज पोलियो के अनुसार क्या है? जॉर्ज पोलियो के अनुसार इन्होंने 2 शिक्षण विधियाँ बताई, गणित को पढ़ाने की 2 विधियाँ बताई हैं। जॉर्ज पोलियो नामक साइंटिस्ट ने शिक्षण की 2 विधियाँ बताई हैं, गणित पढ़ाने की 2 विधियाँ बताई हैं। कौन कौन सी? जॉर्ज पोलियो कहते हैं कि स्कूल में बच्चों को पढ़ाने या शिक्षण देने की 2 प्रमुख विधियां हैं, एक संकुचित विधि है, नैरो मेथड, और एक व्यापक विधि है। संकुचित विधि में क्या होता है दोस्तों? इस विधि में यह होता है कि जोड़ घटाना गुणा भाग ये सभी बेसिक चीज़ें सिखा दी जाती हैं, जिससे बच्चा जैसे सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें आ जाएँ और कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रॉस करके या कोई भी छोटी मोटी नौकरी करके उससे पैसे अर्न करके अपने देश की आर्थिक स्थिति को और आगे तक ले जाए, ठीक है। और ये व्यापक व्यापक विधि में क्या होता है? इसमें क्या होता है? इसमें उद्देश्य दोस्तों जॉब करना नहीं होता, इसमें उद्देश्य यह होता है कि ये व्यापक विधि इसकी सीमा नहीं होती है, लेकिन दोस्तों नैरो मेथड की सीमा होती है। नैरो मेथड की सीमा होती है और व्यापक विधि जो होती है इसकी सीमा नहीं होती। सीमा इसलिए नहीं होती क्योंकि इसमें पढ़कर अच्छे से गहन अध्ययन किया जाता है और जोड़ घटाना गुणा भाग से लेकर के कठिन से कठिन संक्रियाएं तक भी की जाती हैं, इसलिए की जाती हैं। इसमें यह उद्देश्य होता है कि आगे चलकर भविष्य में जैसे गणित का प्रोफेसर बनना है या टीचर बनना है या किसी चीज़ में कुशलता हासिल करनी है या किसी चीज़ की रिसर्च करनी है गणित के थ्रू, या किसी चीज़ ऐसी साइंटिस्ट वगैरह बनना है गणित के थ्रू जा कर के, तो उसमें दोस्तों उसका प्रयोग किया जाता है। इसमें संक्रियाएं चाहे जितनी करो, इसकी कोई सीमा नहीं होती। तो देख लेते हैं दोस्तों, जैसे लैंग्वेज क्या लिखी है, लैंग्वेज में क्या होता है देख लेते हैं। संकुचित विधि। संकुचित विधि क्या होती है? इसके अनुसार हम ऐसे नवयुक्त कर्मचारी को जनरेट कर दें जिन्हें बेसिक अकाउंटिंग, बेसिक गणित आती हो, जो जॉब पाकर अपने समाज तथा देश की आर्थिक स्थिति को आगे ले जा सकें। जैसा कि दोस्तों मैंने बताया था कि ऐसे नवयुवकों को पैदा कर दें या ऐसे नवयुक्त कर्मचारियों को पैदा करें, इसका उत्पन्न कर दें, या इसका मतलब जनरेट करने का मतलब क्या है कि ऐसे लोगों को हम कुछ बालक हों जिनको हम इस तरीके से सिखाएं पढ़ाएं, इस तरीके से गणित समझाएं कि वो इतनी गणित उनको आनी चाहिए कि वो बेसिक अकाउंटेंसी कर लें, बेसिक गणित भी आ रही हो और छोटी मोटी कैलकुलेशन भी कर लें, जिससे वो कोई जॉब पाकर उसमें उससे पैसे अर्न करें और आगे जाके समाज और अपने देश की आर्थिक स्थिति को सही कर सकें, ठीक है दोस्तों। और इसमें क्या होता है, इसके रूल क्या होते हैं? न्यूमेरिकल ऑपरेशंस आने चाहिए, गणितीय जो संक्रियाएं वो आनी चाहिए, और ऐसी गणित आनी चाहिए जो डेली लाइफ में प्रयोग होती हो। मतलब ऐसी गणित जरूर आनी चाहिए, आवश्यक है कि जो डेली लाइफ में प्रयोग हो, बजाय उसके व्यापक विधि में जैसे क्या कहा गया है, व्यापक विधि में यही कहा गया है कि उनमें बहुत गहन गहन कैलकुलेशन करते हैं, उसका बहुत गहनता से अध्ययन किया जाता है, उसमें प्रयोग किए जाते हैं बहुत सारे, ठीक है, गणित के। और इसमें क्या है, प्रयोग नहीं करने होते हैं, सीधे आपको न्यूमेरिकल ऑपरेशन आने चाहिए और ऐसी गणित आनी चाहिए जो डेली की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में प्रयोग होती हो, और बेसिक अकाउंटेंसी वगैरह आती हो, बस आपका काम चल जाएगा जो पाकर आप स्थिति सुधार सकें देश की, ठीक है। फिर इसके आगे व्यापक उद्देश्य में क्या है? व्यापक उद्देश्य या ब्रॉड एम्स इसको कह सकते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों? इसमें सीमाओं का अंत नहीं होता है। जैसा कि मैंने बताया था कि इसमें सीमाओं का अंत नहीं है, इसमें पढ़ो, उसकी रिसर्च करो, प्रोफेसर बनो जाके, कुछ भी बनो, आगे आगे नए फार्मूलाज लाओ, सब कुछ करो, तो क्या है इसमें इसका अंत कोई नहीं है, यह व्यापक है। इसमें बच्चे गणित को समझते हैं, उसका गहन अध्ययन करते हैं। मैंने जैसे बताया था कि इसमें गहन अध्ययन किया जाता है और उसमें क्या ओवरव्यू होता है, बेसिक चीज़ें आनी चाहिए और इसमें गहनता से सारी चीज़ें सीखनी होती हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं दोस्तों आगे। और क्या है, शिक्षक को बच्चे की सोच को अमूर्त बनाना होता है। किसमें? व्यापक विधि में जो शिक्षक होता है वो बच्चों की सोच को अमूर्त बनाता है। जैसे कि बॉल होती है, बॉल देखा दिया तो उसको क्या कहते हैं, ये मूर्त है, इसको छू सकते हैं, ठीक है, और बॉल वगैरह को हम छू सकते हैं, तो छूने वाली चीज़ें क्या कहलाती हैं? मूर्त चीज़ें कहलाती हैं। जिन चीज़ों को हम छू नहीं सकते, जैसे रोना है, और रोने का जो भाव आता है उसको हम छू नहीं सकते हैं, अब्स्ट्रैक्ट होती हैं चीज़ें, ठीक। अब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को क्या कहते हैं? अमूर्त चीज़ें कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, छूने से लेके मतलब जिन चीज़ों को बच्चा छू सकता है उन चीज़ों से लेकर के बच्चा जिनको सोच सकता है, छू नहीं सकता है, अमूर्त चीज़ों तक के लिए बारे में सोचने की शक्ति को विकसित करना होता है बच्चों में, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, शिक्षक को बच्चों की सोच को अमूर्त बनाना होता है। अमूर्त बनाने का मतलब यही है कि कैलकुलेशंस कर सके, ऐसी जो केवल दिमाग में ही करनी होती हैं, अमूर्त चीज़ें जिनको कोई टच ना करे, छुए नहीं, केवल बच्चा हाथ बांध कर बैठा है और उससे कैलकुलेशन करवाई जाए कि बताओ 10 × 20 कितना होता है, तो तुरंत वो कैलकुलेशन मन में करके बता दे कि सर 200 होता है। तो ये क्या हुआ? अमूर्त हुआ, उसने कोई पेन कॉपी को टच नहीं किया, वो अमूर्त हुए। अब इसमें क्या होता है, बच्चे सोचते हैं, समस्याओं का समाधान करते हैं। जैसे अमूर्त चीज़ें हैं तो उसमें अब समाधान कैसे होगा? समस्या जैसे हम किसी बच्चे से क्वेश्चन पूछ लिए कि बताओ 30 × 20 कितना होता है,
तो वो उसके लिए समस्या हो गई, क्योंकि वो नहीं जानता होगा तो उसके लिए समस्या हो गई। आपने उसको सिखा रखा होगा तो धीरे धीरे करके अमूर्त चीज़ें सिखाई होंगी तो अमूर्त चीज़ें धीरे धीरे करने लगता है। अब हमने जैसे 30 और 20 की गुणा पूछ दिए तो उसको जल्द से अगर पता होगी तो तुरंत 600 बता देगा, वरना वो वैसे वो बहुत टाइम लगाएगा। और इसमें क्या होता है, ये चीज़ें अमूर्त हैं, बिना पेन कॉपी लिए आप डायरेक्टली ओरल मेथड से, डायरेक्ट मेथड से आप उससे पूछ रहे हैं और वो आपको जवाब दे रहा है, ये यही चीज़ें अमूर्त होती हैं। ठीक है दोस्तों, इससे फ़ायदा क्या होता है, जिससे उसके अंदर सॉरी यहाँ पे दोस्तों सही सही कर लेना, जिससे उसके अंदर समस्या समाधान की क्षमता विकसित होती है। एक बार आपने पूछ लिया कि 20 और 10 की गुणा क्या होती है, उसने बता लिया। 2 बार भी पूछ लिया आपने 30-20 की गुणा क्या होती है, उसने भी बता लिया। 3-4 बार आप ऐसे पूछेंगे वो बता लेगा तो उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस उत्पन्न हो जाएगी कि हाँ मैं इन चीज़ों को कर सकता हूँ। बस यही सोच तो बच्चे में विकसित करनी होती है। ये जितने भी रूल गणित में होते हैं, हिंदी में जितनी भी शिक्षण विधियाँ होती हैं बच्चों पे अप्लाई करनी होती हैं कि बच्चे किस तरीके से पढ़ सकते हैं, किस तरीके से सीख सकते हैं। ऐसे ही गणित में बच्चे की सोच को तार्किक बनाना होता है। ठीक है दोस्तों, अब संप्रत्य मानचित्रण क्या होता है, कॉन्सेप्ट मैपिंग क्या होती है, इसमें क्या होती है, लैंग्वेज सभी चैप्टर को आपस में जोड़कर समझ लेना स्कीमेटिक ड्राइंग कहलाता है। स्कीमेटिक ड्राइंग मतलब संप्रत्य मानचित्रण का जब हम एकत्रित करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, स्कीमेटिक ड्राइंग कहलाता है। जैसे सभी चैप्टर्स को आपस में जोड़ जाड़ के पढ़ लेना, ठीक, स्कीमेटिक ड्राइंग कहलाता है। जैसे नंबर सिस्टम का कई कई चैप्टर को पढ़ रहे हैं और उनका ओवरव्यू निकाल के आपस में जोड़ जाड़ के सारे को पढ़ लिया, उसको क्या कहते हैं, स्कीमेटिक ड्राइंग कहलाता है। या कंसेप्ट के बीच में संबंध स्थापित करती है, मतलब कंसेप्ट जो भी है, जैसे कंसेप्ट नंबर सिस्टम ले लिया या लाभ हानि का ले लिया, उसके बीच में संबंध को स्थापित करती है कि किन चीज़ों को बताना चाह रहा है, लाभ हानि से क्या होता है, इनसे क्या निकलता है। जैसे लाभ क्या होता है, इसके बीच में मूलधन जो भी होता है, मूलधन होता है, मूलधन क्या होती है, क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बीच में संबंध स्थापित करना क्या कहलाता है, स्कीमेटिक ड्राइंग कहलाता है। दो चीज़ों के बारे में जब संबंध स्थापित किया जाए तो उसको स्कीमेटिक ड्राइंग कहलाता है। स्कीमेटिक ड्राइंग का ही काम होता है दो चीज़ों के बीच संबंध को स्थापित करना। अब जैसे हम नंबर सिस्टम में किसी चीज़ को पढ़ लिए हैं तो उन्हीं चीज़ों को, गणित की संक्रियाओं को कुछ जोड़ जाड़ के अगले भी चैप्टर कोई, जैसे कि लाभ हानि का भी चैप्टर आ गया तो उसमें भी अगर प्रयोग कर लेते हैं तो ऐसे कई चैप्टर्स होते हैं जिनमें सारी चीज़ें सेम कर करके आप उनको जोड़ करके समझ लेते हैं कि हाँ यही सारी चीज़ें इसमें भी चलती हैं उसमें भी चलती हैं, तो उसको क्या कहते हैं, स्कीमेटिक ड्राइंग कहते हैं। ठीक, और स्कीमेटिक ड्राइंग क्या करती है, ये एक दूसरे से जोड़ने का कार्य करती है। ठीक है, आप कंसेप्ट के भी संबंध स्थापित करते हैं। इसमें टाइटल सब टाइटल्स भी होते हैं, जैसे किसी चीज़ का कोई सब्जेक्ट ले लियो, उसमें टाइटल भी होगा, उसका सब टाइटल भी होगा। ठीक, और उन टाइटल्स को क्या कहते हैं, अनुक्रम कहते हैं। इसे स्टूडेंट या अध्यापक कोई भी बना सकता है। जैसे इन चीज़ों को टाइटल्स या अनुक्रम, अनुक्रम जिन्हें कहते हैं, अनुक्रम किसे कहते हैं, टाइटल और सब टाइटल्स को। तो उस टाइटल और सब टाइटल्स क्या, अभी बच्चों के लिए टेस्ट वगैरह लेने होते हैं तो कौन बनाता है, टीचर ही बनाते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसको टीचर भी बना सकते हैं और बच्चे भी बना सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कोई बच्चे होशियार हो गए तो वो इन चीज़ों को कर सकते हैं। फिर इसमें शिक्षक नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़कर पढ़ाएंगे। ठीक है, जैसे किसी बच्चे को पढ़ा दिया कि बेटा ये एप्पल होता है, एप्पल, ठीक है, एप्पल एक, दूसरा एप्पल यहाँ पे रखो तो कितने एप्पल हो गए, दो। तो जैसे कि ईवीएस को जो पार्ट होता है वो हो गया और मैथ का भी पार्ट हो, ईवीएस का पार्ट हो गया, ये से वगैरह ईवीएस के पार्ट हो गए। और दो दो अगर दो मिला दिए तो एप्पल दो हो गए, और दो एप्पल ये क्या, दो क्या हो गया, गणित की चीज़ें होंगी। तो एप्पल तो बच्चा जानता था, लेकिन एक एप्पल ठीक है, दो एप्पल मिला दिए तो क्या हुआ, दो एप्पल हो गए, दो। तो यो गणित की भाषा को भी सीख रहा धीरे धीरे। वो एक चीज़ें को दो, जब दो चीज़ें समान चीज़ें या असमान चीज़ों को, दो चीज़ों को जोड़ता है तो वो कहता है कि एक एक चीज़ जोड़ने पर दो बन मिलता है हमको। ऐसे ही हम उनको काउंटिंग वगैरह जो गिनती वगैरह होती है उनको भी हम सिखा सकते हैं कि एक एक जोड़ने पर दो बनता है, दो दो जोड़ने पर चार बनता है। इन सभी चीज़ों को हम चीज़ें लाके, वस्तुएं दिखा दिखा करके सिखा सकते हैं बच्चों को, जिससे वो अच्छे से सीख पाएंगे। ठीक है, अब आगे है दोस्तों, नेक्स्ट क्या है, वेन हिले का सिद्धांत। वेन हिले नामक वैज्ञानिक ने ज्यामिति विचार की थ्योरी दी है। इन्होंने दोस्तों जो ज्यामिति का कॉन्सेप्ट होता है इसकी थ्योरी इन्होंने दी है। इन्होंने ज्यामिति सीखने की 5 स्टेजेस बताई हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे ज्यामिति को हम किस तरीके से सीख सकते हैं, इसकी उन्होंने 5 स्टेजें बताई हैं कि बच्चा पहले क्या करता है, बाद में करता है, उसके बाद क्या करता है। सबसे पहले दोस्तों चक्षुषीकरण होता है, जिसमें बच्चा केवल देखता है। जैसे एक बॉल हो गई, केवल उसको बच्चा देखता है। जैसे एक बॉल हो गई तो इसमें सबसे पहले बच्चा इसको देखता है। ठीक है, और फिर इसके 2 पार्ट करता है, फिर इसको सोचता है बच्चा, दूसरे में क्या होता है, एनालिसिस करता है, छूता है या जानता है, समझता है कि अच्छा ये गोल होती है तो इसको सर्किल भी कहते हैं मैथ में। ठीक है, फिर आगे बच्चा इसके बारे में विश्लेषण करने लगता है कि सर्किल होता है तो सर्किल का ये फार्मूला होता है। फिर वो फार्मूले को अप्लाई करने लगता है किसी चीज़ पे, कि वृत्त हो गया, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, ये सभी चीज़ें अप्लाई करने लगता है। तो बढ़ते हैं दोस्तों आगे, देखते हैं इसके बारे में भी।
अब यहाँ पे दिया गया है नियम इनका, इसकी 5 स्टेजेज हैं। ठीक है दोस्तों, 5 स्टेजें हैं, लेकिन जीरो से स्टार्ट होती हैं। जीरो में क्या होता है, विजुअलाइजेशन होता है। इसमें किसी यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लीजिए बच्चों, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसमें क्या होता है, इसमें पहले बच्चा शेप को देखता है कि हाँ ये इस तरीके की है। जैसे चतुर्भुज किसी बच्चे को ऐसे चतुर्भुज दिखा दिया तो वो पहले देखेगा कि हाँ ये चतुर्भुज इस प्रकार का होता है। पहले क्या करेगा इसमें बच्चा, इसमें शेप को पहचानेगा। ये चतुर्भुज होता है, ये सर्किल होता है, ये त्रिभुज होता है। इस तरीके से बच्चा पहले तो इनको पहचानेगा। फिर कैटेगरी, शेप की कैटेगरी करेगा कि अच्छा ये, पहले तो ये सारी चीज़ों को बच्चा समझेगा, विजुअलाइजेशन करेगा, इसमें देखेगा, विजुअलाइजेशन करेगा। इसको थोड़ा दोस्तों जूम कर लेते हैं। इसमें विजुअलाइजेशन करेगा बच्चों। इसमें इसमें बच्चा क्या देखता है, इसमें देखेगा पहले कि अच्छा ये इतने शेप होते हैं। ठीक है, इसमें देखने के बाद फिर क्या करेगा, फिर कैटेगरी में डिवाइड करेगा। ठीक है, इसी में कैटेगरी में पहले शेप को देखा, फिर उसके बाद देख करके कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। फिर प्रॉपर्टी जानेगा, जैसे कि अब आयत देख लिया इसने, मान लिया आयत इसने देख लिया इस तरीके का, तब वो आगे नेक्स्ट स्टेप में क्या करेगा, एनालिसिस करेगा। इसके बारे में एनालिसिस करेगा, क्या करेगा, इसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह चेक करेगा। प्रॉपर्टी क्या करेगा, जैसे इसका क्षेत्रफल वगैरह है, जो भी ये आयत के सूत्र वगैरह हैं, इसमें यह सीखेगा। ठीक है, इसके बाद यह करेगा कि अगर ये इसकी जो दो भुजाएं होती हैं ये बराबर होती हैं तो क्यों भुजाएं होती हैं, फिर ये इनफॉर्मल डिडक्शन करेगा। ठीक है दोस्तों, फिर क्या करेगा, इसको क्या कहते हैं, इनफॉर्मल डिडक्शन। ठीक है, उसके बाद क्या करेगा, डिडक्टिव सिस्टम ऑफ प्रॉपर्टी। फिर इन सभी प्रॉपर्टी को एक एक करके अप्लाई करेगा और सीखेगा कि अच्छा इन प्रॉपर्टी को ऐसे करता है तो ऐसे, इन चीज़ों को ऐसे हल किया जाता है, इन चीज़ों को इन प्रॉपर्टी के द्वारा हल किया जाता है, उनको क्या कहेंगे, डिडक्शन कहेंगे। फिर इसमें 4 नंबर में क्या होता है दोस्तों, रेगर। रेगर का मतलब क्या होता है, इसमें बच्चे क्या करेंगे, सारी चीज़ें अप्लाई करके, सिंथेसिस करके सारी चीज़ें एनालिसिस करेंगे कि हमने अच्छा ये आयत ऐसा होता है, आयत में ये दो भुजाएं बराबर होती हैं, आमने सामने की दोनों भुजाएं बराबर होती हैं। अच्छा, फिर इसमें आयत का क्षेत्रफल का, अगर आप ये फार्मूला क्षेत्रफल निकालना है तो ये फार्मूला लगाना है, और विकर्ण निकालने तो ये फार्मूला लगाना है। जो भी चीज़ें निकालनी है ये करता है। इसमें क्या करता है, एनालिसिस करता है डॉक्यूमेंट्स का, जो डिडक्शन किया है उसका, जो डिडक्शन किया है उसका उसमें एनालिसिस करता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें। अब हिंदी में दोस्तों देख लेते हैं इनके सारे वेनिले के स्तर क्या कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार ज्यामिति में सोचने या समझने के 5 स्तर होते हैं। इन्होंने क्या बताया कि 5 स्तर होते हैं, जैसे कि मैंने अभी 5 भी पहले आपको बताया। 0 नंबर पे विजुअलाइजेशन होता है, जैसे कि मैंने बताया, इसमें बच्चा पहले देखता है कि क्या क्या चीज़ है, फिर विश्लेषण करता है कि अच्छा ये आयत है, इसमें ये आयत है, इसका ये वर्ग है, ये त्रिभुज है। अमूर्तता मतलब फिर इसके बारे में सोचता है, अच्छा इसमें ये चीज़ें हो सकती हैं, वो चीज़ें हो सकती हैं। फिर कटौती, इसके बारे में सोच कर कि अच्छा आयत का क्षेत्रफल भी निकाला जाता है, ये चीज़ें निकाली जाए, सूत्र वगैरह जानता है। फिर कठोरता में क्या होता है, इसमें यह समझ जाता है कि अच्छा ये सभी चीज़ें, आयत ऐसा होता है, इसमें ये सब फार्मूला लगते हैं, इस चीज़ों को निकाला जाता है, सारी चीज़ों को एनालिसिस करता है लास्ट में। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं दोस्तों। प्रत्योक्षीकरण स्तर 0 उपस्थिति के आधार पर आकृतियों का वर्णन करना या छांटना। जैसे पहले तो बच्चा 0 स्थिति में क्या करता है, 0 स्टेज में क्या करता है, आकृतियों को छांटता है। फिर दूसरे में क्या करते हैं, छात्रों ज्यामितीय आकृति के गुणों का विश्लेषण और नामांकन शुरू करते हैं। पहले में तो छांट लिया कि अच्छा ये आकृति है या ऐसी आकृति है, फिर दूसरे में छांट लिया कि अच्छा ये ऐसी आकृति थी, ये आयत थी, ये ऐसी आकृति थी, ये त्रिभुज थी। अमूर्त संपर्क, अनौपचारिक निगमन स्तर, गुणों आंकड़ों के बीच संबंध को समझना, परिभाषाएं बनाने लगते हैं कि ये त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, इसका समकोण त्रिभुज होते हैं, त्रिभुज कितने प्रकार के हैं, इन सभी चीज़ों को सीखने लगते हैं। ठीक है, और उसके बाद औपचारिक निगमन तथा निगमन स्तर 3 होता है, जिसको क्या कहते हैं, औपचारिक निगमन स्तर। स्तर नंबर 3 पर क्या होता है, छात्र कटौतीत्मक ज्यामितीय प्रमाण प्रदान कर सकते हैं और आवश्यक और पर्याप्त स्थितियों के बीच अंतर ज्ञात कर सकते हैं। किन्हीं दो चीज़ों के बीच में वो जो जो भी सीख रहे होते हैं उनमें अंतर को ज्ञात करने लगते हैं। ठीक है, चौथे में क्या है, गणितीय दृढ़ता स्थान पर। यह अंतिम चरण है जहाँ ज्यामिति को गणित के रूप में समझा जा सकता है। अब दोस्तों ये समझ सकते हैं कि अच्छा ये ज्यामिति होती है, इसमें इन चीज़ों को ऐसे समझा जा सकता है। सारी चीज़ों को लास्ट में एनालिसिस करता है, जो भी उसने पीछे सीखा है उन सभी चीज़ों को फिर एनालिसिस करता है। उसके दिमाग में बातें चलने लगती हैं कि अच्छा इस चीज़ को ऐसे सीखा जाता है, आयत को ऐसे सीखा जाता है, आयत के क्वेश्चन ऐसे हल किए जाते हैं, आयत में इतने फार्मूले होते हैं, आयत इतने प्रकार के होते हैं, ऐसे त्रिभुज इस तरीके से सीखा जाता है। त्रिभुज की यह प्रॉपर्टी होती है, त्रिभुज कैसे बनता है, कितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, इन सभी चीज़ों को वो सीख के एनालिसिस कर लेता है लास्ट में। ठीक है दोस्तों, फिर बढ़ते हैं आगे, देखते हैं दोस्तों अब क्या होता है, सिमेट्री, समरूपता क्या होती है। समरूपता देख लेते हैं दोस्तों। समरूपता में क्या होता है, परिभाषा जैसे दी हुई है, सिमेट्री का, समरूपता का मतलब है समान दिखने वाले, एक जैसे दो चीज़ें होती हैं उनको क्या कहते हैं, समरूप हैं। जैसे किसी
जैसे 2 सेव 1 जैसे रखो तो वो क्या कहेगा बच्चा, इसको भी सेव करेगा उसको भी सेव करेगा, मतलब दोनों चीज़ें समान है उसके लिए, ठीक है। अब यहाँ पे हमने 2 लिख दिया और यहाँ पर भी 2 लिख दिया, तो क्या है 2 बराबर 2, मतलब 2 समान ही तो हैं ये 2। तो ऐसी चीज़ें जो समरूपता को प्रदर्शित करती हैं, ठीक, समरूप वस्तुएं कहलाती हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इनको इंग्लिश में सिमेट्रिकल कहते हैं। और इनमें एक और दोस्तों प्रॉपर्टी होती है कि ये ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनको बीच से काटने पर वो ऐसे व्यवहार करती हैं कि एक के दूसरे के ऊपर रख दो तो बिल्कुल हूबहू साम बराबर हो जाती हैं, उनके बीच कोई गैप नहीं रहता, वो एक जैसी दिखती हैं वस्तुएं। जैसा कि चित्र में देख लीजिए, यहाँ पे दोस्तों पर्वत गलत लिखा है, पर है यहाँ पे काटने पर, समान भागों में कट जाती हैं। ऐसी वस्तुएं जो समान होती हैं, जिनको बीच से काटने पर समान भागों में कट जाती हैं, ठीक है, आधा आधा बीच से डिवाइड हो जाती हैं, ऐसी वस्तुएं सिमेट्रिकल वस्तुएं कहलाती हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये त्रिभुज है, देखो इसको बीच से काट दिए। अब यहाँ पे दोस्तों क्या बनेगा, इस तरीके से कुछ बनेगा हमारा। जैसे पहला वाला ही देख लेते हैं दोस्तों, पहला वाला हम देख लेते हैं। ये त्रिभुज देखो इस तरीके से बना है, इस तरीके से। अब इसको इसको हम जब बीच से काट रहे हैं तो ये त्रिभुज कुछ इस तरीके से रह जाएगा, इस तरीके से रह जाएगा, ठीक है। अब चित्र सही नहीं बन रहा है लेकिन समझने की कोशिश कर लिए आप लोग। जैसे फिर से मैं बना दे रहा हूँ, इसे त्रिभुज इस तरीके से बना है, ठीक है। ये पूरा एक त्रिभुज है, इसको हमने जब बीच से काट लिया तो क्या बन रहा है यहाँ पे, तो इस तरीके का बनेगा आगे, इस तरीके का, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों, जैसे ये वृत्त हो गया, ठीक है, ये गोला हो गया कोई, इसको बीच से काट लेंगे तो क्या बनेगा, लास्ट में ये इस तरीके से बनेगा, ठीक है, इस तरीके से अर्धगोला बनेगा। और जैसे ये साइन होता है दोस्तों, ये साइन होता है, इसको बीच से काट लेने पर फिर क्या बनेगा, इसको बीच से काट लेने पर इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से साइन बनेगा, ठीक है। तो मतलब बीच से काट लेने पर ये दोनों बराबर भागों में कट जाते हैं। अब नेक्स्ट में क्या है देख लेते हैं, चौकोर टेसेलेशन जिनको कहते हैं, चौकोर वस्तुएं, ऐसी वस्तुएं जिनको हम जब एक दूसरे के ऊपर रखते हैं तो उनके बीच में कोई भी खाली स्थान नहीं रहता है। ऐसी वस्तुएं, मतलब दो वस्तुएं होती हैं, इनको अगर एक के ऊपर एक वस्तु को रखते हैं तो उनके बीच कोई स्थान खाली नहीं बचता है। अब देख लीजिए, जैसे लैंग्वेज क्या कहती है, ऐसी वस्तुएं जिनको हम एक दूसरे के ऊपर रखते हैं तो उनके बीच कोई भी खाली स्थान नहीं रहता, चौकोर वस्तुएं कहलाती हैं। देख लीजिए दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे ये वस्तुएं हैं, यहाँ पे इनके बीच में कोई स्थान नहीं बचता है। क्यों नहीं बचता, क्योंकि ये सारी चौकोर वस्तुएं हैं। इस तरीके से ये एक दूसरे के ऊपर रखें, इनके बीच में कोई भी स्थान नहीं है, इन दोनों के बीच में, इन वस्तुओं के बीच में कोई भी स्थान नहीं है। ऐसी वस्तुएं जिनको एक दूसरे के ऊपर रखने पर कोई स्थान नहीं बचता है, उनको हम चौकोर वस्तुएं कह लेते हैं, ठीक है। जैसे दोस्तों एक टुकड़ा इस तरीके से लिया और फिर सेम हूबहू टुकड़ा इस तरीके का लिया, तो बताओ इनके बीच में कोई स्थान बचा नहीं बचा। इधर भी एक टुकड़ा इस तरीके का ले लिया तो इधर भी कोई स्थान बचा नहीं बचा। जैसे इस तरीके की कोई चीज़ लेंगे, इसके ऊपर भी इस तरीके की चीज़ लेंगे, ठीक है, तो उसके बीच में कोई स्थान बचा नहीं बचा। इस तरीके के इधर चीज़ लेंगे, इस तरीके की इधर चीज़ लेंगे, कोई स्थान बचता नहीं बचता। इस तरीके से जिनको एक दूसरे के ऊपर रखने पर कोई स्थान नहीं बचता है, चौकोर वस्तुएं कहलाती हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं दोस्तों शिक्षण आयाम। अब दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पे कि शिक्षण आयाम, ठीक है दोस्तों। ये मतलब शिक्षण आयाम क्या होते हैं, क्या क्या होते हैं इसमें, स्टूडेंट होते हैं, शिक्षक होते हैं, क्या होता है, करिकुलम होता है, उसका क्या होता है, ये शिक्षण आयाम कहलाते हैं, शिक्षण आयाम। अब देख लेते हैं शिक्षण आयाम दोस्तों दो टाइप के होते हैं, शिक्षण आयाम दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से शिक्षण आयाम दो टाइप के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं, कौन से, द्विध्रुवीय शिक्षण आयाम और त्रिध्रुवीय शिक्षण आयाम। पहले देख लेते हैं द्विध्रुवीय शिक्षण आयाम में क्या होता है दोस्तों। द्विध्रुवीय शिक्षण आयाम में क्या होता है, इसमें होता है दोस्तों, इसको क्या किसने बताया, इस किस साइंटिस्ट ने कहा, एक क्वेश्चन आ जाएगा सीटेट में कि द्विध्रुवीय आयाम को किस साइंटिस्ट ने दिया था, द्विध्रुवीय आयाम। तो एडम्स नामक वैज्ञानिक ने द्विध्रुवीय आयाम, यहाँ पे व्यायाम लिखा है दोस्तों, गलत है, द्विध्रुवीय आयाम दिया। इसके अनुसार एक तरफ शिक्षक होता है और दूसरी तरफ शिक्षार्थी होता है। इसने अपने नियम में क्या बताया था कि इस तरीके का नियम होगा, एक तरफ टीचर होगा और दूसरी तरफ स्टूडेंट होगा, मतलब इसके दो आयाम होते हैं, इसको क्या कहते हैं, द्विध्रुवीय आयाम। किसने दिया था, एडम्स नामक साइंटिस्ट ने दिया था, एडम्स नामक साइंटिस्ट ने दिया था। त्रिध्रुवीय आयाम क्या होता है दोस्तों, त्रिध्रुवीय आयाम में क्या होते हैं, एक तरफ शिक्षक होता है और एक तरफ विद्यार्थी होता है और एक तरफ उसका करिकुलम मतलब पाठ्यक्रम होता है, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या होता है करके देख लेते हैं हम एक बार, परिभाषा क्या होती है। त्रिध्रुवीय आयाम जॉन डेवी नामक वैज्ञानिक ने दिया था, द्विध्रुवीय आयाम एडम्स ने दिया था और त्रिध्रुवीय आयाम जॉन डेवी नामक वैज्ञानिक दिया। उन्होंने बताया कि इसमें एक तरफ से शिक्षक होता है, दूसरी तरफ शिक्षार्थी होता है और तीसरी तरफ उसका करिकुलम होता है। वो किस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है दोस्तों। जैसे
एक तरफ तो एक तरफ से, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे फिर से यहाँ पे एक तरफ तो यहाँ पे समझ लीजिए आप, यहीं पे एक तरफ टीचर होगा और दूसरी तरफ क्या होगा, स्टूडेंट होगा, और तीसरी तरफ उसका करिकुलम होगा। फिर से दोस्तों इसको सही से समझ लीजिए आप लोग, जूम करके थोड़ा सही से बताते हैं, देख लीजिए। इसको यहाँ पर नीचे समझ लीजिए दोस्तों, ठीक है, इसको नीचे समझ लीजिए आप लोग। इसमें क्या होता है, त्रिध्रुवीय आयाम में, त्रिध्रुवीय आयाम में क्या होता है, इस तरीके का दोस्तों होगा, क्या होगा इसमें, एक तरफ तो टीचर होगा, एक तरफ स्टूडेंट होगा और दूसरी तरफ इसका करिकुलम होगा, ठीक है, पाठ्यक्रम। तो लैंग्वेज भी ऐसे ही लिखी हुई है दोस्तों। तृतीय आयाम जॉन डेवी नामक वैज्ञानिक ने दिया, उन्होंने बताया कि इसमें एक तरफ से शिक्षक होता है, दूसरी तरफ शिक्षार्थी होता है और तथा तीसरी तरफ उसका पाठ्यक्रम होता है, करिकुलम होता है दोस्तों। तो तृतीय आयाम, ये पूछ लेगा तृतीय आयाम किसने दिया था, इसमें क्या क्या होता है, ठीक है दोस्तों। तो तृतीय आयाम किसने दिया था, जॉन डेवी नामक साइंटिस्ट ने दिया था। और इसमें क्या होता है, एक तरफ शिक्षक होता है, एक तरफ शिक्षार्थी होता है और एक तरफ उसका करिकुलम पाठ्यक्रम होता है, ठीक है। अब शिक्षण सामग्री देख लेते हैं दोस्तों। शिक्षण सामग्री, शिक्षण सामग्री क्या होती है, शिक्षण सामग्री या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाती है। जो शिक्षण सहायक सामग्री होती है वो अधिगम प्रक्रिया को और अधिक, ऐसे ही इंग्लिश में होती है कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल, शिक्षण सहायक सामग्री या शिक्षण अधिगम के प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाती है। जैसे जो भी हमको मटेरियल मिलते हैं पढ़ाने के लिए, बच्चों को सिखाने के लिए, जिन वस्तुओं के द्वारा बच्चों को सिखाते हैं या बच्चे सीखते हैं उनको क्या कहते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल कहते हैं, ठीक है, मतलब शिक्षण सहायक सामग्री कहते हैं। अब इसमें सबसे नंबर 1 पे है जियो बोर्ड। जियो बोर्ड यह एक इस तरीके का बोर्ड होता है। इसमें पहले लैंग्वेज देख लेते हैं। या एक ऐसा, कैसा है नहीं दोस्तों, ऐसा बोर्ड होता है। यहाँ पे सॉरी दोस्तों, मिस टाइपिंग हुई है कहीं पे, सही कर लेना। या ऐसा बोर्ड होता है जिस पर कीलें लगी होती है और कीलों में, गलत है यहाँ पे, कीलों में धागे फंसा फंसा करके आकृतियाँ बनाई जाती है। जैसे इस तरीके के डॉट 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 बने होते हैं और जिस तरीके की आकृति बनानी होती है उसमें इस तरीके से धागे फंसा फंसा के या कुछ और फंसा फंसा के आकृतियाँ बना ली जाती हैं दोस्तों इन धागों पे, ठीक है। जैसे जैसे कि आप स्क्रीन पे देख लें, यहाँ पे मैं जूम करके दिखा रहा हूँ इतना। ये देखो, ये सारी ये जो लगी हैं डॉट 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 करके लगी हैं, ये सारी कीलें लगी हुई हैं इस पे, ठीक है। और इसमें देखो धागे फंसा फंसा कर इस तरीके से ये एक रोबोट की आकृति जैसा कुछ बना लिया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जियो बोर्ड होता है। नेक्स्ट में हम देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है। नेक्स्ट में दोस्तों हम अबेकस पढ़ेंगे, गिनतारा जिसको कहते हैं, और ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए दोस्तों, वीडियो पे नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए दोस्तों, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।